इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहले भी ये बात हुई थी कि लोगों की बड़ी चिंता है कि ये थर्ड वेव आएगी तो हमारे बच्चों पर बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। तो आज मैंने देखा ये एम्स का और WHO का जो सीरो सर्वे आया है, तो अगर हमारे दर्शकों को आप साधारण भाषा में समझा सकें कि बच्चों को लेकर ये सर्वे क्या कहता है। तो ये जो सीरो सर्वे है कुछ क्षेत्र में किया गया है WHO और एम्स की टीम ने, और ये देखने की कोशिश की गई कि अभी बच्चों में कितना इन्फेक्शन है या नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा तो इसका ये मतलब हुआ कि बच्चों में अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है और अब उनको आगे जाके इन्फेक्शन होने की चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जो सीरो सर्वे किया गया, और ये अर्बन एरिया में भी किया गया, ग्रामीण इलाकों में भी किया गया, इसने ये पाया कि जो पॉजिटिविटी हम एंटीबॉडीज देखते हैं ब्लड में, तो बच्चों में भी उतनी ही मात्रा परसेंटेज में लोग बच्चों में थी जितनी 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों में थी। यानी कि बच्चों में भी इन्फेक्शन हो चुका है। 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो सीरो सर्वे में पॉजिटिव आए, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो चुका है और वो प्रोटेक्टेड हैं। अब फिर से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। इस डेटा का मतलब क्या हुआ? इस डेटा का मतलब ये हुआ कि हमारे बच्चों में भी इन्फेक्शन जैसे जैसे अडल्ट्स में हुआ है, बच्चों में भी इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन माइल्ड इन्फेक्शन हुआ। कई दफा वो पकड़ा नहीं गया, कई दफा उनका टेस्ट नहीं हुआ और वो ठीक हो गए। इसलिए दो इसमें कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कंक्लूजन तो ये है कि बच्चों में कोविड अभी तक भी माइल्ड इन्फेक्शन कर रहा है, चाहे हम ग्रामीण इलाके की बात करें या शहरों की बात करें। और इसलिए कई बच्चे ऐसे जिनमें एंटीबॉडीज बन गई हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चला, या उनको बहुत जुकाम नजला बुखार हुआ और वो अपने आप ठीक हो गया। दूसरा जो इससे पता चलता है वो ये है कि अगर बच्चों में इतनी मात्रा में इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो उनको प्रोटेक्शन मिल चुकी है, और अगली वेव में ऐसा नहीं है कि वो ससेप्टेबल है, उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लगता नहीं है कि अगली वेव में बच्चों को कोई ज्यादा खतरा है। तो जो पेरेंट्स हैं डॉक्टर साहब, माता पिता हैं जिनको बच्चों की बहुत चिंता है, लोग सोचते हैं हमें वायरस हो जाए, हमें की तकलीफ हो जाए, अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन बच्चों को संभालना मुश्किल होगा। तो आप कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह के डर की चिंता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि सीरो सर्वे यही कह रहा है कि बच्चों में ये डरने की जरूरत नहीं कि बच्चों में अब ज्यादा केसेस होंगे। और दूसरी चीज ये कि बच्चों में ज्यादा सीवियर केसेस होंगे, क्योंकि सीरो सर्वे में दोनों चीजें देखी गई। एक तो बच्चों में इन्फेक्शन हो चुका है काफी हद तक, ऐसा नहीं है कि वो अभी तक बचे हुए हैं और उनमें अब ज्यादा इन्फेक्शन होगा। दूसरा, बच्चों में जो भी इन्फेक्शन हुआ है अभी तक वो माइल्ड ही हुआ है और आगे जाके भी वो इन्फेक्शन माइल्ड ही रहेगा। सीवियर इन्फेक्शन या हॉस्पिटलाइजेशन की या डेथ की हम बात करें तो बच्चों में वो ज्यादा नहीं पाया गया। डॉक्टर साहब, ये भी समझाइए, सीरो सर्वे से कैसे पता चलता है कि आने वाले वक्त में इन्फेक्शन बच्चों को नहीं होगा? तो जब हम सीरो सर्वे करते हैं तो हम उन लोगों को चुनते हैं जिनको ये कोविड नहीं हुआ है, उनको पता नहीं उनको कोविड हुआ है, लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ है और उनका कभी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए। उनका हम खून लेते हैं और उसमें देखते हैं कि एंटीबॉडीज बनी है या नहीं। अगर उसमें एंटीबॉडीज बन गई हैं तो उसका मतलब कि उनको इन्फेक्शन कभी ना कभी हुआ था लेकिन उनको पता नहीं चला। तो अगर हम ये देखें कि कितने उस मात्रा में उस इलाके में या उस जगह में कितने लोगों में एंटीबॉडीज बनी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस इलाके में इतने लोगों को प्रोटेक्शन मिल चुका है और इनको इन्फेक्शन अब फिर से होने के चांसेस कम है। तो सीरो सर्वे ने ये पाया कि कई जगह जहां पे ज्यादा भीड़ है, अर्बन इलाकों में जहां पे हम देखते हैं कि लोग इकट्ठे काफी हद तक रह रहे हैं, वहां पे 50 से 60, यहां तक कि कई जगह पे 80% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी थी। इसका मतलब अभी उस एरिया में तो 80% से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है, चाहे माइल्ड हुआ हो, उनको पता नहीं चला हुआ हो, और वो अब प्रोटेक्टेड है और इसलिए आगे के लिए उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। अडल्ट्स में भी ये पाया गया जो 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, और जो बच्चों में देखा गया जिनकी 18 साल से कम उम्र है, उसमें भी ये देखा गया कि उतनी ही मात्रा में उनमें भी एंटीबॉडीज हैं, इसलिए वो उनको भी इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गए। जी डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि वैक्सीन अभी तक बच्चों के लिए डेवलप नहीं हुई। हमने अमेरिका में तो सुना कि वहां पर वैक्सीन मिल सकती है बच्चों को, लेकिन क्या भारत में भी इस बात की उम्मीद है बच्चों के लिए? कब वैक्सीनेशन पॉसिबल होगा?
बिल्कुल, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जो है, दो चीजें हो रही है। एक तो फाइजर वैक्सीन का अब क्लियरेंस आ गया है, एफडीए अप्रूवल है कि बच्चों में लगाने के लिए, और इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने भी फाइजर को अप्रूवल दिया हुआ है कि वो हमारे देश में भी वैक्सीन लग सकता है। दूसरा, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, उसके ट्रायल ऑलरेडी भारत में चल रहे हैं। 2 साल से 18 साल की उम्र में कई बच्चों को वैक्सीन लगा हुआ, वो ट्रायल चल रहे हैं, और वो सितंबर तक उसका डेटा पूरी तरह से आ जाएगा। तो उम्मीद यही है कि तब तक जो है बच्चों में भी वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हमें वैक्सीन लगानी है और हमारे पास कम डोजेज हैं, तो हमें उन लोगों को लगानी चाहिए जिनको ज्यादा सीवियर बीमारी होने के चांसेस हैं, या जिनको ये चांसेस है कि इस कोविड के कारण उनकी मौत हो सकती है। और अभी भी वो जो कैटेगरी है, वो ज्यादा, जिनकी उम्र ज्यादा है, एल्डरली जो लोग हैं वो हैं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज हैं, हार्ट की तकलीफ है, डायलिसिस पे पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज हैं। बच्चों में जो है माइल्ड डिजीज होती है, उनको सीवियर डिजीज नहीं होती। इसलिए बच्चों को वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने केसेस कम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास वैक्सीन के डोजेस कम है, तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग लोगों को और उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको वैक्सीन लगानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस सीरो सर्वे में बच्चों की तो बात हमने की, क्या एडल्ट्स के बारे में भी कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं, कुछ नई बातें पता चली हैं? तो इस सीरो सर्वे में, ऑल्दो इसका सैंपल साइज छोटा है और कुछ एरियाज में हुआ है, और अब आईसीएमआर एक बड़े पैमाने पे भी सीरो सर्वे कर रहा है, और इस सीरो सर्वे से यह पता चला है कि जो सेकेंड वेव हुआ है, उससे काफी हद तक ग्रामीण इलाकों में भी और शहरों में भी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। और इसलिए ये चांसेस हैं कि अगली दफा अगला जो वेव आएगा, उसमें शायद इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे जो हमने पिछले वेव में देखा था। लेकिन अगर हमने अगली वेव को रोकना है या उसको कम करना है, तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वायरस चाहे कोई भी नया वेरिएंट हो, डेल्टा हो, डेल्टा प्लस हो, अगर हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, हाथ धोएंगे, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो वायरस नहीं फैल सकता, और हम उसको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये वायरस आगे कैसे बिहेव करेगा। पर कोई भी नया वायरस आए, कोई भी नया वेरिएंट आए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको आगे नहीं फैलने देगा। जी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से आपका मतलब है लोग मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें, साथ में भीड़ ना इकट्ठी होने दें, ऐसे एक्टिविटीज ना करें, फंक्शंस ना करें जहां पे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, स्पेशली इंडोर एक्टिविटीज है, और अपने हाथ रेगुलरली धोते रहें। अभी आपने जिक्र किया था डेल्टा प्लस का, तो इसको लेकर के बहुत खबरें चल रही हैं कि डेल्टा प्लस बहुत खतरनाक वेरिएंट है और ये म्यूटेशन ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो डेल्टा प्लस के कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, भारत में भी रिपोर्ट हुए हैं, बाहर वाले देशों में भी रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अभी तक जो डेटा आया है उसमें इतने ज्यादा केसेस डेल्टा प्लस के नहीं हैं, और अभी ये एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि अब अभी इसकी स्टडी हो रही है कि इसका आगे क्या हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक नया वेरिएंट है जिससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट में ही रहेगा, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहेगा, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा, या एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। जब हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करते हैं, तब हम ये देखना चाहते हैं कि जो नया वेरिएंट आया, जो डेल्टा प्लस है, क्या ये ज्यादा इन्फेक्शन कर रहा है, जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट में देखा था, अल्फा वेरिएंट में, कि पिछले वाले वेरिएंट से के मुकाबले में उसने एकदम बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया, और इसलिए हमारे सेकेंड वेव इतना शार्प रहा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये जो वेरिएंट है, ये ज्यादा विरुलेंट तो नहीं है। उसका ये मतलब कि ज्यादा सीवियर डिजीज तो नहीं कर रहा, ज्यादा लोग हॉस्पिटल में तो नहीं आ रहे, ज्यादा डेथ्स तो नहीं हो रही। और तीसरी चीज ये है कि इस वेरिएंट ने ऐसा कोई इम्यून एस्केप मैकेनिज्म तो नहीं बना लिया है जिससे रीइंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है और आपको वैक्सीन जो है इतनी कामयाब नहीं हो रही। अभी तक जो लिमिटेड डेटा आया है, क्योंकि अभी नया वेरिएंट है ये, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो ये कहे कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, या कि ज्यादा सीवियर इलनेस करता है, या ये वैक्सीन की जो एफिकेसी है उसको कम करता है। लेकिन अभी इसको क्लोजली वॉच करने की जरूरत है, क्योंकि आगे कैसे ये इवॉल्व करता है वो अभी कहना मुश्किल है। डर इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब, लोगों को समझ नहीं आया कि जो सेकंड वेव इतनी तेजी से आया और 4-4 लाख लोग एक दिन में इन्फेक्ट होने लगे, और फिर उतनी तेजी से ये चला भी गया। बिल्कुल, तो हमने ये देखा है कि ये जो वेरिएंट जो इस दफा केसेस आए, वो एकदम बढ़े और एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ,
उसका कारण बेसिकली दो कारण थे। एक कारण तो ये था कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ ढील हो गई, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल बंद हो गया, बहुत फंक्शंस होने लगे, कई एक्टिविटीज ऐसी हुई जहां भीड़ इकट्ठी हुई। साथ साथ एक नया वेरिएंट भी हमारे देश में आया, शुरू में अल्फा वेरिएंट था, फिर डेल्टा वेरिएंट इवॉल्व हुआ। दोनों वेरिएंट्स जो थे वो बहुत जल्दी फैलते थे और उन्होंने बहुत जल्दी स्प्रेड करना शुरू किया और एकदम शार्प राइज हुआ। फिर जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ, जैसे जैसे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, इस वेरिएंट का जो फैलना था वो एकदम रुका और केसेस एकदम कम हुए। तो इसीलिए ये जो फिनोमेना है ये वेल नोन है कि अगर आपका ऐसा वेरिएंट हो तो जितना शार्प कर्व राइज करेगा उतना शार्प ही वो कर्व नीचे आएगा। लेकिन आगे के लिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे जैसे वेरिएंट्स आएंगे तो हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क रहना है। हम इस बात को कैसे डॉक्टर साहब इंश्योर करें कि इसके बाद ऐसी स्थिति ना हो जिसमें हमारे पास में लोग की मौत होने लगे, हॉस्पिटल में जगह न मिले, आईसीयू में बेड्स ना मिले, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कैसे इंश्योर करेंगे ये? तो इसमें हमें दो तीन चीजें करनी है। पहली चीज तो ये है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अब हमारी सिचुएशन बेहतर है पहले से, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार करें जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक रहे, बेड्स अगर ज्यादा जरूरत है तो बेड्स की अरेंजमेंट करें। दूसरी चीज जो करने की जरूरत है कि हम सर्वेलेंस बहुत एग्रेसिवली करें, क्योंकि जब भी हम देखें कि केसेस एक क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, एक शहर में बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल की एडमिशंस बढ़ रही हैं, तो हम एकदम वहां पे लॉकडाउन ले आए, कंटेनमेंट शुरू करें जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि अगर हम पिछले वेव में देखें और पूरे देश का आंकड़े देखें या हर एक क्षेत्र के आंकड़े देखें तो केसेस तभी कम हुए जब हमारा लॉकडाउन बहुत इफेक्टिव रहा। तो हमें दो चीजें करनी है कि लॉकडाउन पूरी तरह से लाना है, सर्वेलेंस देख के कि आपकी पॉजिटिविटी रेट मान लो 5% से ज्यादा हो रही है, 60% से ज्यादा आपके बिस्तर जो कोविड वाले हैं वो भर गए हैं, अब आपके पास बेड्स की कमी होने वाली है, आपको उस क्षेत्र में एकदम लॉकडाउन लाने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। साथ साथ आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली करना पड़ेगा और वैक्सीन जितना जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा पाएं उससे भी केसेस जो है वो कम होंगे। वैक्सीन को लेकर डॉक्टर साहब लोगों के मन में डर है। हमारे जो रिपोर्टर्स गांव में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, छोटी छोटी जगह जाते हैं तो लोग डरते हैं वैक्सीन के नाम से ही, और गांव के लोग वो अपनी साधारण भाषा में कहते हैं कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे। रिपोर्टर पूछते हैं क्यों नहीं लगवाएंगे, कहते हैं मौत हो जाएगी। तो ये एक वैक्सीन के जो है वैक्सीन को आगे पुश करने के लिए एक और चीज का हमें सॉर्ट ऑफ सामना करना पड़ेगा, वो ये है इन्फोडेमिक। क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या वैसे में गलत इंफॉर्मेशन चल रही है। जैसे आपने कहा कि कई लोग कहते हैं कि टीका लगाने से हमें कोविड हो जाएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि टीका लगाने के बाद इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, हमारी मानसिक शक्ति चली जाएगी, और इस तरह के कई और जो डर हैं वो मीडिया में, सोशल मीडिया में आते हैं तो लोग एकदम डर जाते हैं। बहुत जरूरी है कि वो समझें कि अब करोड़ों क्या 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है दुनिया में, और अगर हम उस आंकड़े देखें तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आया कहीं पर भी जिससे हमें घबराएं कि डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, कि वैक्सीन के बाद लोगों की मौत ज्यादा हो रही है, वैक्सीन के बाद किसी को ऐसे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है जो जिससे कोई सीरियस उसको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो। तो अगर हम देखें वैक्सीन के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, हर एक टीके के साथ साइड इफेक्ट्स होते हैं। बच्चों में हर साल हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, हर गांव में भी बच्चों को टीके लगते हैं, कुछ साइड इफेक्ट उसके भी होते हैं, उतने ही साइड इफेक्ट वैक्सीन के भी हैं, लेकिन जो इसका फायदा है वो बहुत ज्यादा है। और साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के क्या हैं? कभी कभी आपको थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, कुछ दिन के लिए बुखार हो सकता है, शरीर में दर्दें हो सकती है, जहां टीका लगा है वहां पे 1-2 दिन के लिए दर्द हो सकती है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो उससे आप कुछ सीवियर कोविड से बच जाओगे और आपकी जान बच सकती है। लोगों को यह समझना चाहिए कि टीका लगाने से अगर उनको बाद में कोविड हुआ तो माइल्ड कोविड होगा, सीवियर कोविड नहीं होगा, और उससे उनकी जान बच सकती है। वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेंगे, आईसीयू में नहीं पहुंचेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी बेहतर नहीं है वहां पे टीका लगाना और भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो ज्यादा बीमार हुए तो हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको इतनी मिल नहीं पाएगी। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है हमारे देश में, तो कहीं आपको कोई ऐसे साइड इफेक्ट कहीं भी नजर आए जिसको लेकर के लोगों को डरना चाहिए, जिसको लेकर के परेशान होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए?
बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार की तरफ से एक पूरी ग्रुप है जो AEFI जो कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, सारे जो वैक्सीन के रिएक्शन होते हैं चाहे वो माइनर हो चाहे वो सीवियर हो, उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हर एक सीवियर रिएक्शन की पूरी ऑडिट होती है कि ये क्यों हुआ, इसका वैक्सीन से कोई लेना देना तो नहीं था। और मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ही सेफ है वैक्सीन। गवर्नमेंट के जो आंकड़े आए हैं कि साइड इफेक्ट जो है वो 0.0002% है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। और हमारे यहाँ तो डॉक्टर्स आम और नर्सिंग ऑफिसर्स और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन लगा के वापस काम पे आ जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि घर रेस्ट करते हैं कि अब हमें कोविड हो जाएगा या कुछ ऐसी बात होगी। तो हमें फैक्ट्स पे जाना चाहिए, पूरे आंकड़े देखने चाहिए। जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है उसको देख के डरना नहीं चाहिए। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जैसे जो कोविशील्ड लगवा रहे हैं, उनको अब दूसरी डोज 3 महीने बाद लगवानी है, लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीन कम है इसलिए सरकार ने जानबूझ के इस डेट को बढ़ा दिया। अनसाइंटिफिक है ये। बाकी मुल्कों में तो 8 हफ्ते में लग रही है। ऐसा नहीं है, कई मुल्कों में भी 12 हफ्ते बाद लग रही है और ये साइंटिफिक बेसिस पे है क्योंकि इस पे रिसर्च होके पेपर पब्लिश हुए हैं अच्छे जर्नल्स में, लैंसेट में, जिसने ये देखा कि अगर हम वैक्सीन की जो दूसरी डोज है, सिर्फ कोविशील्ड की हम बात कर रहे हैं, कोवैक्सीन की ड्यूरेशन तो उतनी ही है। कोविशील्ड का जब उन्होंने एस्ट्राजेनेका कंपनी ने देखा अपनी ट्रायल्स में, और स्पेशली जब यूके में दिसंबर में उन्होंने ये पॉलिसी ली थी कि हम दूसरा डोज 12 हफ्ते के बाद लगाएंगे क्योंकि वहां केसेस ज्यादा थे, उसका जब उन्होंने डेटा देखा तो ये पाया कि जब 12 हफ्ते के बाद जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा बन रही थी, उनमें प्रोटेक्शन ज्यादा थी, इम्यूनिटी ज्यादा थी। जिन लोगों को जल्दी लगाई गई थी 4 से 6 हफ्ते में, उन लोगों में एंटीबॉडीज कम मात्रा में बन रही थी। दूसरी चीज उनको ये था कि भाई ऐसा तो नहीं कि एक शॉट लगाने से, एक टीका लगाने से आपको इन्फेक्शन बीच में हो सकता है। जब 4 हफ्ते और 12 हफ्ते का गैप है तो ऐसा तो नहीं कि बीच में कोविड के चांसेस ज्यादा होंगे। उसको भी उन्होंने स्टडी किया और ये देखा कि आपको 70% के करीब प्रोटेक्शन मिल जाता है और इसलिए एक शॉट से भी आपको काफी प्रोटेक्शन मिलेगा। और 12 हफ्ते बाद अगर आप दूसरा टीका लगाएंगे तो आपकी बॉडी में इम्यून रिएक्शन, जो बूस्टर इफेक्ट है, वो ज्यादा बेहतर रहता है और इसलिए उससे फायदा है। ये डेटा को देख के ही जो एक्सपर्ट ग्रुप है उन्होंने जो टीका का ड्यूरेशन जो था, जो पहले 8 हफ्ते तक किया था, उसको और बढ़ा के 12 हफ्ते तक कर दिया है। लेकिन डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये कहना है, ब्रिटेन में इसको 8 हफ्ते कर दिया। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि अब कई देशों ने इसको 8 हफ्ते कर दिया है क्योंकि नया जो वेरिएंट आया है उस पर डेटा नहीं है। तो हम अभी अगर हम इस पूरा डेटा आएगा तभी हम ये कह पाएंगे कि हो सकता है कि अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके लिए हमें डेट उसको जल्दी करना पड़े, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया है। यूके ने अपने लेवल पे 8 हफ्ते ये इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि डेल्टा वेरिएंट के कारण ज्यादा इम्यूनिटी कम हो जाए और इसलिए जल्दी प्रोटेक्शन कम मिले, और साथ साथ उनके पास डोजेस की भी जो थी सरप्लस था, मात्रा ज्यादा थी तो वो जल्दी लगा सकते थे। लेकिन ये बात सही है कि अभी तक इतना डेटा नहीं है कि हम कहें कि इसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी है कि ये डेफिनेट नहीं है। जैसे जैसे रिसर्च होगी, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे डेटा होगा, तो ये भी मुमकिन है कि इसको कम कर सकते हैं बाद में। कोवैक्सीन में कम है, कोवैक्सीन में 4 से 6 हफ्ते ही है क्योंकि उसमें जो भी डेटा अभी तक आया है वो यही दिखाता है कि ये 4 से 6 हफ्ते बूस्टर जो है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में लेना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास वैक्सीन बहुत हैं, लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म है, जो बॉडी के अंदर जाके जो एक्शन करती हैं, वो अलग अलग हैं। जो कोवैक्सीन है वो एक लाइव डेड वायरस है जो हम इंजेक्शन के तौर पे देते हैं जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं। जो कोविशील्ड है, जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। वो एक और जो एडिनो वायरस है उसके अंदर हम कोरोना का एक टुकड़ा डाल के उससे वैक्सीन बनाते हैं। तो हर एक वैक्सीन का प्लेटफॉर्म अलग है, इसलिए उनका जो पहला डोज और दूसरा डोज है वो थोड़ा अलग अलग रहता है। फाइजर का और कई वैक्सीन है जिनका 3 हफ्ते है, तो कुछ वैक्सीन हम 3 हफ्ते के बाद देते हैं, कुछ 4 से 6 हफ्ते के बाद देते हैं, कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिनके अब 3 डोजेस भी हो सकते हैं, और कोविशील्ड का जो है वो 12 हफ्ते का है दूसरा डोज। कोवैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब सोशल मीडिया में बहुत ये बात चली कि इसमें गाय के नवजात बछड़े का खून है, वो मिला हुआ होता है। नहीं, इसमें कोई डेटा नहीं है। कोवैक्सीन तो लैब में बनती है, सिंथेटिक वैक्सीन है, और ये भी एक गलत वही न्यूज है। जैसे
हम अभी कह रहे हैं कि कई कई चीजें सोशल मीडिया में ऐसी चलती हैं जिससे वैक्सीन को जो हम पुश कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को अपने सब लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि वैक्सीन एक ही मात्र है जिससे हम इस पैंडेमिक से बाहर आ पाएंगे। और अगर हमने इस पैंडेमिक से बाहर आना है तो सब लोगों को आगे आके ऐसी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए जिससे हम लोगों में एक पॉजिटिव फीलिंग ला पाए कि सब लोग आगे आके वैक्सीन लगाएं। अगर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि लोग वैक्सीन ही नहीं लगाएंगे तो हम पैंडेमिक से निकलने के लिए हमें और ज्यादा समय लगेगा और हम और ज्यादा डेथ हो सकती हैं। तो वैक्सीन हमारी डेथ रेट भी कम करेगा, पैंडेमिक से हम जल्दी बाहर आ पाएंगे, बच्चों को भी बचा पाएंगे। इसलिए वैक्सीन एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास और हमें इसको इस तरह से गंवाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, लोग पूछते हैं कि कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, फाइजर आने वाली है, स्पुतनिक हमारे यहाँ ऑलरेडी मिल रही है, नोवाक्स और भी कई सारी वैक्सीन है, तो बेस्ट वैक्सीन कौन सी है, सबसे अच्छी कौन सी है जो लगवानी चाहिए? तो एक बात तो यह है कि हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में इतनी ज्यादा वैक्सीन अब आने लगी हैं। बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इतनी चॉइस होगी कि आप इतनी सारी 4, 5 या 6 वैक्सीन लगा सकते हो। लेकिन अभी तक जो भी डेटा है वो हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं है। ऐसे कोई स्टडी नहीं है जिसने कोवैक्सीन, कोविशील्ड, फाइजर या मॉडर्ना को इकट्ठे इवैल्यूएट किया हो। और इसीलिए जो भी स्टडीज हुई हैं उन्होंने अपना ही एक स्टडी डिजाइन बना के किया गया है। इसलिए अगर हम पूरी तरह से क्रिटिकली उसको वैसे देखें तो सारी वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव हैं। और मैं यही कहूंगा कि आपको जो वैक्सीन मिल रही है आप जरूर लगाएं, उसमें आप हेजिटेंसी ना करें। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई डॉक्टर साहब? मैंने तो कोवैक्सीन लगाई है और क्योंकि हमारे अस्पताल में कोवैक्सीन सैंक्शन हुई थी तो हमने कोवैक्सीन लगाई थी। तो हम लोग को ये कह सकते हैं कि वो कोई भी वैक्सीन लगवाएं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सारी जो वैक्सीन है वो एक शील्ड की तरह, रक्षा कवच की तरह काम करेंगी। मैं यही कह रहा हूं कि आपको जो भी वैक्सीन आपको मिल रही हो आप बेहिचक उसको लगाएं, कि शंका ना करें, क्योंकि वैक्सीन ही एक मात्र है जिससे वो आप बच पाओगे और इसलिए जरूर उसको लगाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और जितने भी शंकाएं थी, लोग मन में सवाल थे, उनको दूर करने में मदद की। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।